नमस्ते दोस्तों, जो लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है, ये सबके लिए बहुत ही एक अजीब-सा पीरियड है। हम घर में बैठे क्या करें, क्या ना करें, हम अक्सर सोचते रहते हैं। लेकिन इस तन्हाई को दूर करने के लिए मैं हेमंत यादव मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जहाँ तक हो सके भारत में जो जो भारत में जो खूब जो अलग-अलग विविधताओं वाला जो देश है, जहाँ पे आर्टिस्ट हैं, प्रोफ़ेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ऐसे लोगों को मैं ढूँढ-ढूँढ कर मैं ला रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। इसी श्रृंखला में आज हमारे सामने जो एक गीतकार, एक महान गीतकार उनको हम कह सकते हैं, वो हमारे सामने हैं श्री रवि यादव। हाँ, रवि यादव की एक ख़ासियत है, ये भारत की जो विविधता है, उसको एक साथ में पिरो के रखते हैं। मतलब वो एक इंसान के रूप में किसी विचारधारा में बँटे हुए नहीं हैं, किसी संप्रदाय को नहीं मानते हैं, वो मानते हैं तो बस इंसानियत को मानते हैं। हम उनसे थोड़ा बात करेंगे। रवि सर आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन लाइव में। जी, सबसे पहले हेमंत जी आपका धन्यवाद और मैं बहुत अपने आप को इस मामले में खुशनसीब मान रहा हूँ कि आपके ज़रिए मुझे बहुत सारे लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है और मैं आपकी जो आपकी एक सराहनीय जो कोशिश है, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद भी देता हूँ क्योंकि लॉकडाउन में इस बात की बड़ी चिंता है कि लोग कहीं अकेले ना पड़ जाएँ, कहीं जो जी, उनका मनोबल है, वो टूट ना जाए। तो उसको बनाए रखने के लिए आप जैसे जो लोग जो प्रयास कर रहे हैं, वो बहुत काबिल तारीफ़ है और मैं उसके लिए शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया लोगों से मिलने का। जी। सर आपका भी मैं शुक्रिया करूँगा क्योंकि आपने मुझे अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और क्योंकि अगर आप हमसे बात नहीं करते तो गीतकार हैं, आप 1-2 रचनाएँ आप कर सकते थे। तो इसलिए आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। सर ये जानना हम तो चाहेंगे कि आप जी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले, ठीक है? जी। और एक सामान्य परिवार के आप कैसे फ़िल्मी दुनिया में कैसे आप पहुँच गए? हेमंत जी, अगर आप देखें जो बहुत बड़े-बड़े लोग हुए हैं हमारी लाइन के भी जी। ये एक बात है कहा जाता है हमेशा कि जो स्टार पुत्र हैं, वो ही हमेशा लॉन्च किए जाते हैं। ये ठीक भी होगा लेकिन सुपरस्टार्स जो रहे हैं हमेशा, वो जी, बाहर से आए हुए लोग ही रहे। जी, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग बहुत सामान्य से परिवारों में पैदा हुए, गाँव देहात में पैदा हुए, बहुत बड़ी-बड़ी तरक्कियाँ, कामयाबियाँ उन्होंने हासिल की। जी, तो मैं उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद, मैं जी, वहाँ के गाँव में पैदा हुआ और मेरा एक ये कहीं न कहीं एक सपना था कि मैं कुछ ऐसा करूँ। मुझे तब तक ये नहीं था कि मैं फ़िल्म लाइन में जाऊँ या मैं एक्टर बनूँ या मैं क्या करूँ, लेकिन मुझे लगता था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जिससे मेरा नाम हो, अच्छाई में नाम हो लोग मुझे जानें। जी, तो फिर धीरे-धीरे लगा कि मुझे सिंगर बन जाना चाहिए। फिर थोड़े दिनों बाद समझ में आया कि सिंगर बनने के लिए आपको जो है गाना भी आना चाहिए। तो जी, फिर करते-करते मैं एक्टिंग की तरफ चला गया और गाज़ियाबाद जो है क्योंकि वो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ ज़िला है, शहर है, एनसीआर का हिस्सा है। जी, तो मैं दिल्ली थिएटर में जुड़ा। क्योंकि जब आप एक्टिंग की तरफ जाते हैं तो आपको वहाँ भी लगता है कोई भी काम हो, सीखना तो आपको पड़ता ही है। तो मुझे मेरे जो बड़े हैं, जो उस समय मुझको मिले वहाँ पर, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि मुझे रंगमंच से जुड़ना चाहिए, मुझे थिएटर करना चाहिए क्योंकि थिएटर से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। मेरी आवाज़ पर, मेरी जो म ब जितनी भी हमारी मतलब जिन-जिन चीज़ों पर हमको काम करना चाहिए, वो काम करने का मौका मिल जाएगा। तो मैं वहाँ से मेरा जो है सफ़र ये दिल्ली से शुरू हुआ शुरू अभी। हुआ। सर इसमें एक आपने बात के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, ठीक है? जितने भी जी। सुपरस्टार हैं, उनके बेटे स्टार बन जाते हैं, लेकिन सुपरस्टार नहीं बन जाते हैं, ठीक है? हुँ, लेकिन जो भी सुपरस्टार हैं, वो गाँव से, शहर से किसी जो स्ट्रगल करके पहुँचे, वही हुँ, सुपरस्टार बने हैं, ठीक है? हुँ, ये बहुत ही हुँ, महत्वपूर्ण बात है क्योंकि अक्सर जो चकाचौंध की जो दुनिया है, हाँ, हुँ, हम भूल जाते हैं, हम अक्सर बोलते हैं कि नेता का बेटा नेता बनता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनता है। वो बनते तो हैं, हुँ, लेकिन हुँ, उतना सक्सेस, उतना नाम वो कमा नहीं पाते। जी, हुँ। मैं इसमें थोड़ा-सा हेमंत जी थोड़ा-सा अलग राय भी रखता हूँ कि आना आसान हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए किसी ख़ास फ़ील्ड में। अगर मैं इस समय फ़िल्म लाइन में हूँ, तो जो जी, मेरे बच्चे हैं, उनके लिए और बच्चों के मुकाबले थोड़ा आसान होगा उस लाइन को समझना या उन लोगों तक पहुँचना जिनके बीच में मैं काम करता हूँ। लेकिन लोग टिकते वही हैं जो जो मेहनत करते हैं। किस्मत अपनी जगह एक रोल प्ले करती है, वो अपनी जगह है, लेकिन
मेहनत आपको लगातार करनी होती है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारी इंडस्ट्री में जो फ़िल्म लाइन के परिवारों से आए हुए बच्चे, जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा आज आप देखें अगर अब हम खान बंधुओं की बात करें, तो शाहरुख खान जो हैं वो फ़िल्मी बैकग्राउंड से नहीं आए, लेकिन आमिर खान साहब और सलमान खान साहब जो हैं उनका परिवार तो फ़िल्म से ही है और तीनों स्टार हैं, तीनों सुपरस्टार हैं। तो आने के रास्ते आपके थोड़े आसान हो सकते हैं फ़िल्म लाइन में होने की वजह से, लेकिन टिकने के लिए आपको मेहनत करनी जी, जी। सर व आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक तो एक 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 बात जो अक्सर आती है, कि जब हम बचपन जी, में पढ़ाई करते हैं, तो हम देखते हैं कि हम घर के आस-पास में कोई मेडिकल की तैयारी कर रहा है, कोई हुँ, इंजीनियरिंग की हुँ, तैयारी कर रहा है, कोई आईएएस के पीछे लगा हुआ है, ठीक है? हुँ, हाँ, हुँ, और अगर अगर इन तीनों क्षेत्रों को अगर देखा जाए, तो हम पाएँगे कि बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर इसके लिए काम करते हैं। हाँ, हुँ, लेकिन एक जो कलाकार होता है, भारत में बहुत गिने-चुने संस्थान हैं जहाँ पे कलाकारों को शिक्षा दी जाती है। इसके हाँ। इसके बावजूद आपका इस सेक्टर में आना, तो कहीं न कहीं वो कौन से ऐसे लम्हे हैं, जो आपको एक प्रेरित करता है? मैं जो लोग देखेंगे, इसको देख रहे हैं उनके लिए जी। आप बताना चाहें? जी। देखिए ये सच बात है कि अभी तो ख़ैर काफ़ी हो गया है। अभी आप देखें तो जो हमारा जो कस्बा वाला जो एरिया है, कोई किसी जी, भी प्रदेश का हो, वहाँ पर भी रंगमंच कम से कम है। अगर आप देखें किसी भी शहर में जाएँ, मैं बहुत पूरे हिंदुस्तान में मैं घूमा हूँ, जी, हर शहर में कुछ लोग आपको रंगमंच करने वाले लोग ज़रूर मिल जाएँ। जी, तो एक एक बड़ी पुरानी कहावत है बुज़ुर्गों की कि जहाँ चाह वहाँ राह। जी, हम जो होना चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं, हम वो रास्ते ढूँढ लेते हैं। जी, मैं जिन रास्तों से निकलकर इस लाइन में आया, उन्हीं रास्तों से सटकर कुछ और भी रास्ते जाते थे, जो डॉक्टर्स बने, जो इंजीनियर बने, जो गुंडे मवाली बने, जो प्रोफ़ेसर्स बने। हम उन्हीं एक ही शहर में हम बहुत सारे लोग थे। उसी शहर से दिल्ली शहर तक के रास्ते में हम सबने अपने-अपने रास्ते तलाशे। क्योंकि जहाँ हम कुछ ढूँढना चाहते हैं, एक प्रकृति में कोई एक शक्ति है, ऊपर जी, वाला हम उसको जिस भी नाम से जाने, वो आपको वो रास्ता दे देता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हम जिस भी चीज़ के बारे में सोचें, एक जी, मैं यहाँ हेमंत जी बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। जी, एक जो एक चलन है, ख़ास तौर से हमारे नॉर्थ में तो है ही, हर जगह ही है, अपने बच्चों को लेकर हमको लगता है कि तुम डॉक्टर बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम अ, बड़े आदमी बनो। ये जो बड़े आदमी की परिभाषा है ना, ये धीरे-धीरे बदल गई है, पहली बात। दूसरी बात, बड़ा आदमी कौन है? बड़ा आदमी वो है जो अपने जीवन को खुशी के साथ कुछ अपने लिए, कुछ समाज देश के लिए करते, दुनिया के लिए करते हुए अच्छे से गुज़ार लें। और ये हम उसी में कर सकते हैं, जिस फ़ील्ड को हम चाहते हैं, जिसको हम प्यार करते हैं, जो हमारा जुनून है। तो मुझे लगता है जो भी बच्चे सोचते हैं फ़िल्म लाइन में आने का, वो जो वो करना चाहते हैं, पहली बात तो वो ये तोलें कि क्या हम सच में करना चाहते हैं? या ये हमारा सिर्फ़ एक लगाव है? कि हम हमको लगता है कि स्टार ऐसा होता है साहब हम हमें भी ऐसी ज़िंदगी चाहिए जैसी सलमान खान साहब जीते हैं या हमें भी अमिताभ बच्चन बनना है। ये कल्पना हो सकती है, लेकिन ये धरातल के कितना करीब है, मैं कितना उसमें डिज़र्व करता हूँ, मेरी जो परिस्थितियाँ हैं वो क्या हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें उस क्षेत्र को चुनना चाहिए और चुनने के बाद हमको उस पर टिकना चाहिए। कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा नहीं होता कि वो बहुत आसानी से हो जाए। होता क्या है कि हम कुछ कल्पनाओं में, कुछ सपनों में खोकर हम कोई चीज़ तय कर लेते हैं और जैसे ही थोड़ा-सा मुश्किल रास्ता आता है, तो हम उससे भाग निकलते हैं, हम फिर दूसरे रास्ते पे जाते हैं। फिर दूसरे में जब टफ आता है, तो हम तीसरे पर जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है उससे बचना चाहिए और फ़िल्म लाइन में जो भी बच्चे आना चाहते हैं, जो भी हमारे साथी आना चाहते हैं, पिछले कुछ सालों में बहुत लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, जो आए मैं कुछ उनके लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं कम से कम उनको एक सही सलाह जितनी मेरी समझ है, उसके अनुसार मैं दे सकता हूँ। आपको सीखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति छोटे से किसी कस्बे में एक परचूने की दुकान खोलता है, जिस दुकान की वजह से उसको दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति भी शायद ढंग से ना जाने, वो भी उसको सीखता है कि कहाँ पर मिर्च रखनी है, कहाँ पर हल्दी रखनी है, उसके बाद वो उस काम को शुरू करता है। तो फ़िल्म लाइन जो ग्लैमर लाइन है और जिसमें आपकी मिनिमम पहचान नेशनल लेवल की बनती है। अगर एक कोई छोटा-सा एक्टर भी कामयाब होता है, तो नेशनल लेवल पे जाना जाता है। आप ये कभी भी ना सोचें कि उस काम को बगैर सीखे, उस शहर में जहाँ पर देश के छँटे हुए लोग
इस फील्ड के सीखे हुए लोग, बहुत ही एक्टिंग, अभिनय, सिंगिंग, डायरेक्शन जिसमें भी आप जाना चाहते हैं उसके मंझे हुए लोग सामने होंगे और आप बस यूं ही कर जाएंगे, ऐसा होगा नहीं। सर जैसे कि यहाँ पे जी। बात आती है मजे हुए लोग, सीखे हुए लोग, ठीक है? तो जैसे कि कोई वकील जब हम वकालत पढ़ के निकलते हैं, तो हमारा एक सीनियर होता है। हम्म, हम उसके अंडर में 1 साल, 2 हम्म, साल, 3 हम्म, साल प्रैक्टिस करते हैं। हम डॉक्टर बन के निकलते हैं, हम्म, वहाँ पे हमें एक ब इंट इंटर्नशिप की दी जाती है, जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, हम इंजीनियर बन के हम्म, जब पढ़ाई करके निकलते हैं, हम भी एक किसी कारखाने में जाके इंटर्नशिप करते हैं। लेकिन हम्म, एक क्लासरूम में लिखने वाला लड़का, एक क्लासरूम में हम्म, गाने वाला लड़का, ठीक है? एक छोटे-छोटे हम्म, मंचों प्रोग्राम में देने वाला लड़का, ठीक है? हम्म। उसको इंटर्नशिप इतने बड़े स्तर पे इंटर्नशिप कहाँ मिली है और आपने इसकी इंटर्नशिप कैसे की? इसके बारे में बताएँ सर। देखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, जी, बहुत सारे। आप जहाँ भी रहते हैं उसके आसपास कोई बड़ा शहर 10, 20, 50 किलोमीटर के दायरे में होता है। इस लाइन की एक अलग सी एक वो है, किस्मत है कि आपको फाइनली मुंबई में आकर ही आपका मुंबई आपका मक्का मदीना है, इस लाइन के लिए। कम से कम अभी तक तो यही है कि हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का अगर आपको काम करना है तो मुंबई आपका एकमात्र ज़रिया है। जी, तो पहली बात तो जब भी आप कुछ प्लान करें उसको जीवन भर के लिए करें। अक्सर आप देखिएगा, आपका जब इंटरव्यू भी आप रखेंगे, बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत होंगे। अक्सर लोग ये सोचते हैं और मैं भी ऐसा सोचता था यहाँ आने से पहले कि बस एक बार एक चांस मिल जाए, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। मैं सिर्फ़ एक सीरियल कर लूँ बस उतना काफ़ी है। मुझे बस एक फ़िल्म मिल जाए मेरे लिए उतना बहुत है। और जी, या दूसरी मानसिकता होती है कि एक बार काम मिलेगा तो मुंबई भी चले जाएँगे यार, ऐसी कोई बड़ी बात थोड़ा ही मुंबई जाना है, काम तो मिले। जी, इसका ठीक उल्टा है। आप मुंबई आएँगे तब आप काम ढूँढना शुरू करेंगे। काम ढूँढना शुरू करेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि आप काम मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है, कितना मिलने वाला है। समंदर से दूर बैठकर आप उसकी गहराई नहीं नाप पाएँगे। ये तो रही मुंबई आने की बात कि फाइनली आप ये सोचें कि अगर आप इस लाइन में काम करना चाहते हैं तो आज नहीं तो कल आपको मुंबई आना होगा। अब बात है मुंबई आने से पहले की तैयारी की। मुंबई अगर युद्ध क्षेत्र है, अगर आप ऐसा मान लें, तो जब आप युद्ध क्षेत्र में पहुँच जाते हैं तब आप तलवारें खरीदने नहीं जाते। आप उससे पहले अपनी तलवारें खरीदते भी हैं, उनको चेक भी करते हैं, सामने वाले का अंदाज़ा भी लगाते हैं कि वो किस स्तर पर होगा, मुझे किस स्तर की तैयारी करनी चाहिए। अक्सर ज़्यादातर बच्चे ये गलतियाँ करते हैं, उनको लगता है कि वो पहुँचेंगे और हम कुछ ना कुछ वहाँ पर कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वो जो कुछ ना कुछ है ना, वो आपको कुछ भी नहीं करने देता है। क्योंकि आप जैसे ही अपना घर छोड़ के यहाँ आते हैं, तो आप दिन गिनना शुरू करते हैं। आपके घरवाले आपके दिन गिनना शुरू करते हैं कि भई 6 महीने हो गए हैं आपको गए हुए, 2 महीने हो गए हैं, कुछ दिख नहीं रहा है आप, कहीं आप दिख नहीं रहे हैं। तो उससे बेहतर ये है कि यहाँ आने से पहले एटलीस्ट जो बहुत सारे आप देखेंगे रंगमंच कम से कम करें। थिएटर आप कर लें, तो थिएटर आपको बहुत सारी चीज़ें कम से कम बोलना सिखा देगा, आपको डायलॉग डिलीवरी सिखा देगा, आपको खड़े होना सिखा देगा, बाकी आप एक्टिंग जीवन भर सीखते हैं। एक धारणा हेमंत जी और बहुत गलत है लोगों में, मैं उसको यहाँ बहुत ही मतलब कह लीजिए बहुत ज़िम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूँ। लोग कहते हैं एक्टिंग सिखाई नहीं जाती। मैं बिल्कुल मानता हूँ, एक्टिंग सिखाई नहीं जाती, लेकिन साथ ही साथ ये है कि वो तराशी तो जाती है। जी, आप सोना जो है किसी खेत में पैदा नहीं करते, लेकिन जैसा वो निकलता है, क्या आप उसको वैसा ही इस्तेमाल करते हैं? वो तराशा तो जाता है ना, डायमंड भी तराशा तो जाता है ना। जी, तो उसी तरह इस किसी भी भुलावे में किसी आदमी के ना रहें कि एक्टिंग सीखने की चीज़ नहीं है, बिल्कुल सीखने की चीज़ है एक्टिंग, एकदम। आप प्रोनंसिएशन पे काम करें, आप किसी शब्द को अगर उच्चारण आप सही नहीं करते हैं उसका, तो आप मान के चलिए किसी सही मकाम पर जाने से पहले आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं है, ये जो तैयारियाँ हैं, इनसे बचने का रास्ता ना ढूँढे कि अरे कुछ नहीं होता सीखना-वीखना क्या, एक्टिंग क्या, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। कुछ नहीं होता गॉड गिफ्टेड। गॉड गिफ्टेड जो ऊपर वाले ने दिया है, वो है। मेरी आवाज़ अगर आपको लगता है जैसा आपने अभी कहा इंटरव्यू से पहले कि रवि जी आपकी आवाज़ अच्छी है। ये जी। आवाज़ अच्छी में मेरा योगदान नहीं है, ये मुझे ईश्वर ने दी है। लेकिन इसमें जो शुद्धता अगर मुझे लानी है या इसको अशुद्ध बनाए रखना है, ये मेरी मेहनत या मेरी कामचोरी है। नहीं, आपने एकदम जी, सही बात बोली। अगर हमें समुद्र में नाव लेके जाना है, तो हमें तैरना पूरी तरह से आना चाहिए। क्योंकि आना चाहिए, अगर बिल्कुल। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि समुद्र में हम कूद गए और लहरों में खो गए। जी, हाँ, तो जी। बिल्कुल। सर एक एक महत्वपूर्ण बात जैसे कि आपकी मैंने बायोग्राफ़ी देखी, आपके बारे में जो डिटेल देखा, तो आप आपकी जी। आपकी लिखी हुई कविताएँ, आपके लिखे हुए हुँ, गाने बड़े-बड़े जो सिंगर हैं उन्होंने गाए हैं। हुँ, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि
आपने कैसे अप्रोच किया उन लोगों को? जैसे कि आप आपकी कविताएँ, आपके गाने हुँ। वो लोग गाए सर। हेमंत जी, मैं इस मामले में अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे जीवन में बहुत अच्छे लोगों का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। जी, बहुत सारे अच्छे-अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं क्योंकि साहित्य से जुड़ा हूँ, मेरी 4 किताबें अब तक आ चुकी हैं और 5वीं ये अगर कोरोना अब तक ना आया होता तो शायद अभी तक प्रकाशन में होती वो। तो मैं गीत भी लिखता हूँ। मैंने बहुत सारे गीत लिखे और दादू आदरणीय श्री रविंद्र जैन जी के साथ भी मैंने गाने रिकॉर्ड किए। सिंगर्स में मैंने चाहे वो कुमार सानू साहब हों, उदित नारायण जी हों, विनोद राठौर साहब के साथ हमने बहुत गाने किए, अभिजीत दादा के साथ किए, साधना सरगम जी के साथ किए, कैलाश खेर के साथ किए। मतलब शायद ही कोई अनूप जलोटा जी के साथ हमने किए। करीब-करीब हमने सभी के साथ में काम किया हुआ है। महालक्ष्मी अय्यर जी के साथ हमने बड़ा खूबसूरत एक गाना गंगा पे किया था। मुझे ये लगता है कि अगर हम ढंग से काम करते हैं, तरीके से काम करते हैं और हमारी अप्रोच अगर सही है, मेरा मकसद उनके साथ जुड़कर सिर्फ ये नहीं है कि मैं सिर्फ बड़े लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मुझे ये दिखाना है। मैं सच में उनको काम करते हुए देखना चाहता हूँ। मैं उनसे सीखना चाहता हूँ। मेरी मंशा ये है कि अगर कोई व्यक्ति इतना आगे पहुँचा है, उसमें कुछ तो ख़ास होगा। और जो आपने बड़े नामों की बात की, वो बेनिफिट मुझे शायद इसलिए भी मिला क्योंकि मैं मुंबई में हूँ। और ये सब लोग भी मुंबई में हैं, कि मैं अगर कोई प्रोजेक्ट करता हूँ, जैसे पिछले दिनों हमने एक गाना किया, अभी इसी जनवरी में हमने एक गाना किया, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैंने एक गाना बनाया था। जी, एज़ ए प्रोड्यूसर, एज़ ए लिरिसिस्ट मैंने वो गाना बनाया था। म मुझे बहुत मन था, मैं एक्चुअली पूरी पुलिस को ऐसा मानता हूँ, पूरे देश की पुलिस के बारे में मैं ये बात कहता हूँ कि कई बार हम उनको आभार कहने में भूल जाते हैं। हम उनको आभार कहने में ना बड़ी कोताही बरतते हैं। तो मुझे बहुत समय से मन था कि मैं पुलिस पर एक गीत बनाऊँ। मैंने वो गीत बनाया और उस गीत को हम लोग चाह रहे थे उदित नारायण जी गाएँ। जी, तो उदित सर से 2-3 बार बात हुई, लेकिन वो समय नहीं निकाल पा रहे थे। तो मैंने शान भाई को अप्रोच किया कि शान भाई एक गाना है शान भाई के साथ हम पहले भी 2-3 गाने कर चुके हैं। एक बड़ा हिट गाना था मेरा अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, शान भाई ने गाया था। जी, तो शान भाई ने कहा कि रवि मैं अभी 2-3 दिन तो भाई बाहर हूँ, 2-3 दिन बाद कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। तो मैं भी उस समय शूटिंग कर रहा था, यूपी में ही था, तो मैंने कहा हाँ, शान भाई मुझे भी 2-3 दिन लगेंगे और वो हमने आज 15 तारीख है, हमने वो 15 जनवरी को रिकॉर्ड किया था, आज से ठीक 3 महीने पहले। जी। तो मुंबई में होने का ये बेनिफिट है कि ये जितने भी लोग हैं जो हमारे बड़े कलाकार हैं, उनको अप्रोच करना मेरे लिए थोड़ा-सा आसान हो जाता है, बस यही कारण जी। सर अक्सर हम कहते हैं कि हमारी पहली हॉबी ये है, पहला चॉइस ये है या है। पहली गीत ये है। हुँ। तो आपकी पहली वो लाइनें कौन-सी हैं हम चाहते हैं उसको सुनना सर? ये सबके लिए अच्छा होगा। हर कोई जानना चाहता है इसके बारे में। ठीक है, तो हम भी ये इसकी हम चाहते हैं कि सुन अब मतलब एज़ अ लिरिसिस्ट मतलब एज़ अ साहित्यकार हाँ, हाँ, जी, मैं देखिए मैं ऐसा तो अभी तक नहीं मानता कि मैंने कुछ बहुत कमाल लिखा है। जी, अभी तो मेरी शुरुआत है, बहुत बड़े-बड़े लोगों के साथ मैंने काम किया, वो लोग भी ये कहते हैं कि अभी तो मेरा बेस्ट आना बाकी है। पसंद मुझे बहुत सारे हैं, जी। तो उसमें से आप जो भी बोलें मैं सुना दूँगा। नहीं मेरा आपको मैंने बहुत पहले एक जी, जी, अभी आपने जी, बोला आप कि बोलिए। जो जो पुलिस के लिए आपने लिखा, ठीक है? और वर्तमान समय में हाँ, पुलिस, हाँ। डॉक्टर इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो शायद हुँ, पुलिस का ही गाना अगर हम गाते हैं तो शायद उनके लिए सच्चा प्यार होगा, उन सच्चा समर्पण होगा, हुँ, तो हम उसी को सुनना हुँ। चाहेंगे सर। आप जी, पुलिस वाला जो सॉन्ग है देखिए वो क्योंकि शान भाई ने गाया है और शान जी, भाई इतने बड़े सिंगर हैं और मैं क्योंकि सिंगर नहीं हूँ, तो मैं उसको गा कर तो उसको नहीं खराब करना चाहूँगा। कहाँ जी, शान भाई और कहाँ रवि यादव। मैं जी, उसके आपको जो मुखड़ा है वो मैं वैसे सुना देता हूँ और मैं सच में ऐसा सोचता हूँ पुलिस के बारे में कि जी, वर्दी टोपी शान है अपनी, हौसले पहचान है अपनी, बात अगर हो ड्यूटी की तो ख्वाहिशें कुर्बान है अपनी। सर्दी, गर्मी, आंधी में भी हर पल हम तैयार हैं, यूपी पुलिस हैं हम, यूपी के पहरेदार हैं। इसका टाइटल था यूपी के पहरेदार जी, और फिर ये 2 अंतरे का गाना है, लेकिन बीच में मैंने इसमें लाइन लिखी थी और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग ये इंटरव्यू देख रहे हैं, वो इन लाइनों को महसूस करें। देखिए, पुलिस वाला जो रास्ते में खड़ा होता है, वो हमारा भाई है, हमारा अपना है, हमारा हिस्सा है ना, हम सबके परिवार में से ही जो लोग हैं वो पुलिस में हैं। हम उनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ खामियाँ होंगी, जितनी मुझ में खामियाँ हैं उनमें भी होंगी क्योंकि वो भी इंसान है। लेकिन उनमें अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, हर बुरे वक़्त में पुलिस काम आती है, तो हमें उनका आभार ज़रूर व्यक्त करना चाहिए। जैसे
मैं मान लीजिए अहमद जी, इसका बहुत जीता जागता उदाहरण हम और आप हैं। मैं एक बहुत बड़ा छोटा-मोटा सा मान लीजिए कलाकार हूँ। आप इंटरव्यू लें, आप 4 बार उसको बोलें, "अरे रवि जी, आपने वो चीज़ बहुत कमाल लिखी थी, आपने वो गाना बड़ा अच्छा बनाया था।" मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है मुझे अगली बार और करना है। लेकिन अगर लगातार मुझको लानत-मलानत ही आप देंगे, तो मेरा हौसला टूट जाता है। तो ये जो मनोविज्ञान है, ये समाज के हर व्यक्ति पर लागू होता है। बीच में उसमें 2 लाइनें थी गाने में मेरी कि अब की बार पुलिस पर गर फेंकोगे पत्थर सोचना, हम भी आपका हिस्सा हैं, ये पल भर रुक कर सोचना। हम भी आपका हिस्सा हैं, ये पल भर रुक कर सोचना। अपने बच्चों की किलकारी और घर के उत्सव छोड़ दिए, आपकी खातिर हम सड़कों पर खड़े हुए हैं, सोचना। ये क्या मैंने एक बीच में एड-लिब लिखा था कि वो हमारे लिए खड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आप कहीं ऐसी अभी देखिए ना कोरोना में देखिए, हम सब अपने घरों में छुपे बैठे हैं, लेकिन पुलिस वाले सड़कों पर जा जाकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। उसमें डॉक्टर्स भी हैं, बाकी लोग भी, तो जो भी समाज के लिए कोई कुछ करता है, हमें उसका आभार तो ज़रूर व्यक्त करना चाहिए, हमारी भारतीय संस्कृति है आभार। जी। सर, इसमें मैं बताना जी। चाहूँगा कि मेरा खुद मेरे जो अपने छोटे भाई हैं, वो भी उत्तर प्रदेश हुँ, पुलिस में हैं और वाह! जब भी मैं उनसे बात करता हूँ, तो बोलते हैं कि भैया 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है? कभी फ़ोन आ बिल्कुल। जाएगा, मैं सोया हूँ, फ़ोन आ जाएगा, हमें जाना पड़ता है। तो मैं उस पुलिस के दर्द को उनको मैं उनको ये गाना भेजिएगा ज़रूर, उनको ज़रूर। गाना जी, भेजिएगा और मुझे ज़रूर। बड़ी खुशी हुई इस बात की कि जब ये गाना हमने देखिए, अगर आप सच्चे मन से प्रयास करते हैं मैंने गाना सिर्फ़ बनाया था मेरा फ़र्ज़ पूरा करने के लिए। तो और गाना बनाते समय हमारे गाज़ियाबाद में एसपी हैं श्री मनीष कुमार मिश्र जी। उनके संपर्क में मैं आया, उन्होंने बड़ा बहुत सपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ों में उनके सहयोग के बगैर ये गाना संभव नहीं था। फिर आदरणीय श्री ओपी सिंह जी उस समय डीजी थे उत्तर प्रदेश के। सीएम साहब ने, आदरणीय योगी जी ने फिर उसको लॉन्च किया। तो मैंने वहाँ तक सोचा नहीं था, लेकिन ये हुआ कि गाना एक सच्चे मन से बनाया था, वहाँ तक पहुँचा। आप जब भी कुछ सच्चे मन से करते हैं, तो सामने वाले तक वो बात पहुँचती है। सर, एक एक महत्वपूर्ण बात, आज जैसे कि अगर प्रेज़ेंट सिचुएशन देखा जाए, हाँ, तो हुँ, हुँ। पूरा जो भारत है, अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों में बँट गया है। समाजवादी हुँ, पार्टी को लोग एक एक अलग ख़ास तबक़ा जो है समाजवादी पार्टी को फ़ॉलो करता है, ठीक है? कुछ एक ख़ास हुँ, लोग मोदी जी को फ़ॉलो करते हैं, कुछ ख़ास लोग कांग्रेस हुँ, को फ़ॉलो करते हैं। लेकिन इसमें हुँ, आपके साथ में एक प्लस पॉइंट है कि आपने तीनों पार्टियों के लिए खूबसूरत सॉन्ग आपने लिखे हैं और बहुत अच्छा सॉन्ग लिखा है, जी। काफ़ी मैंने उसको सुना। तो ये एक व्यक्ति होके अलग-अलग कैसे विचार कैसे पनप गए आपने? और जैसे कि ये बोलूँ ना कि एक तराजू में अगर रखा जाए, उसमें 2 पलड़े होते हैं, अगर तीनों पलड़े लगा दिए जाए, तो वो तीनों पलड़ों में तीनों पलड़ा बराबर था। कहीं ये नहीं था कि हमने समाजवादी पार्टी को बड़ा कर दिया हो या हम भाजपा के लिए लिख रहे हैं तो उसको उसको बड़ा कर दिया हो। सब में एक दर्द, एक संदेश छिपा हुआ, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए, उसके 2 कारण हैं। एक तो मेरा जो प्रोफ़ेशनलिज़्म है, जी, वो इस बात के लिए मुझे मजबूर करता है कि मैं जिसके लिए भी गाना बना रहा हूँ, जी, मैं जिसके लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं उसकी मानसिकता को लिखूँ। अगर मैंने ये लिखा है पुलिस वाले में कि अब की बार पुलिस पर जब फेंकोगे पत्थर सोचना, तो वो मैंने पुलिस वाले के नज़रिए से लिखा है। वो रवि यादव नहीं है, रवि यादव पर कोई पत्थर नहीं फेंकता, ठीक है? जो अभी विरोध प्रदर्शन जब भी होते हैं, तो पुलिस पर पत्थर फेंके जाते हैं। उसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अगर मैं गाने मैंने सभी के लिए गाने लिखे हैं। मैंने अखिलेश यादव बोल रहा हूँ, सुपरहिट गाना था, आदरणीय अखिलेश जी के लिए लिखा था। यूपी के मन की बात बीजेपी का टाइटल सॉन्ग था, वो मैंने लिखा था। कांग्रेस का एक गाना था, राहुल जी के लिए, कुमार सानू साहब से गवाया था और सभी के लिए लिखे, मायावती जी के लिए मैंने लिखा, हरीश रावत जी के लिए लिखा, बहुत सारे लोगों के लिए मतलब हिंदी भाषी में शायद ही कोई पार्टी होगी जिसके लिए मैंने गाने ना बनाए। जी, मैं उनकी विचारधारा को उस समय लिख रहा हूँ। मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि जो वो कहना चाहते हैं, मैं उस बात को लिखूँ। साहित्य से जुड़े होने का मुझे एक फ़ायदा ये हो जाता है कि मैं शायद मनोभावों को समझने में थोड़ा-सा और एक कदम आगे चला जाता हूँ। दूसरी बात आपने मेरे सारे गाने करीब-करीब सुने हैं हेमंत जी। मैंने नकारात्मक बातें कभी नहीं लिखी। जी, शायद यही कारण है। शायद यही कारण है कि गाने दूसरे को अपने से लगते हैं, जी, अपने मन के लगते हैं। चाहे आप अखिलेश यादव बोल रहा हूँ देख लें, यूपी के मन की बात देख लें, कुमार सानू साहब वाला जो हमारा वो है, राहुल जी वाला वो देख लें। तो मैं इसलिए उसको लिख पाता हूँ। दूसरी बात मैं ऐसा मानता हूँ और मैं ये भी चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोग ऐसा मानें। राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, उनकी अपनी एक विचारधारा है।
उस पर उनको चलना बिल्कुल उनको हक है, वो उस पर चलें। उनके जो समर्थक होते हैं किसी भी पार्टी के, उनको भी हक है वो उस पर चलें। ये खूबसूरती है प्रजातंत्र की कि हमारे आपके विचार अलग-अलग हों। ये तो अच्छी बात है, अलग-अलग हों। लेकिन दूसरे को जो मेरे जैसा नहीं है, उसको गलत समझना या ऐसा मानना कि मैं जिस पक्ष का हूँ, वहाँ सारी सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छाइयाँ हैं और जो मेरी तरफ नहीं है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ गलत है। मैं इस बात में कभी भी अपने आप को बहुत कंफ़र्टेबल नहीं कर पाया। इसीलिए मैं मतलब मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि मेरे जैसा आदमी अगर कहीं होगा, तो वो सच को सच और गलत को गलत बोल देगा, उसी दिन काम खराब हो जाएगा। इसलिए मैं इतनी अपील तो ज़रूर करना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक लोग नहीं हैं, वो तो कम से कम और जो राजनीतिक हैं वो भी, हमने तो वो दौर भी देखा है, हमारे ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि जब रामायण में रावण का वध होता है, तो उसके बाद श्री राम जो है लक्ष्मण को बोलते हैं कि जाओ रावण से शिक्षा लो जाकर। वो इस मामले में बहुत खराब था रावण, लेकिन इस मामले में उसके जैसा ज्ञाता कोई नहीं था, इस जैसा उसके जैसा कोई पंडित नहीं था। हम उस परंपरा के लोग हैं। तो मुझे लगता है कि हमें दूसरे की अच्छी बातों का भी सम्मान करना चाहिए और जो हमारी तरफ भी अगर कुछ खामियां हों, हमें उस पर काम करना चाहिए, हमें उस पर बोलना चाहिए। जी। सर, अभी जैसा कि कोरोना बहुत इसका नाम लेने से एक तरह से अंदर में भय उत्पन्न होता है। ठीक है, जी, जो चीन से जी, जी। बहुत सारे जो वीडियो सामने आए हैं, इत्तेफ़ाक से कहा जाए या कहा जाए कि ऊपर वाले की कृपा है कि भारत में अभी उस स्तर का नहीं है, जिस स्तर का अमेरिका और हुँ। इटली और चीन में रहा। और हम भगवान से भी यही जी, जी। प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ना हो। इस पे आपने एक गाना लिखा था, गीत लिखी थी, बहुत वायरल हुआ है। हाँ। जी, हम चाहते हैं कि जी, जो जी। हमारे जो दर्शक हैं, उनको आप गीत गाकर सुनाएँ और एक तरह से उस गीत के माध्यम से लोगों को आप अपील करें कि आप उसको ऐसा करना चाहिए, ऐसा ना करें। जी, देखिए मैंने वो गीत सिर्फ़ अभी दिक्कत ये है कि मैं भी घर पर ही कैद हूँ, आप देख रहे हैं। जी, स्टूडियोज़ बंद हैं सारे। जी, उसके बीच में मुझे ये लगा कि मैं कुछ सामाजिक करूँ। वो एक अंदर एक कीड़ा है कि सामाजिक कुछ करना है। तो जी, पहले हमने कोशिश की कि हम कुछ खाना रोज़ बनाएँ और उसको बाँटें। मुझे लगा कि मैं घर से कैसे निकलूँगा? घर से जाने-देने में भी कहीं न कहीं होगा कि मैं कानून का पालन भी शायद ढंग से नहीं कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी मेंटेन होगी। फिर जी, मुझे लगा खाना बाँटने वाले काफ़ी लोग आ गए हैं मैदान में और काफ़ी लोग सामाजिक जो लोग हैं, वो कर रहे हैं आगे बढ़कर। तो मुझे लगा कि मेरा बेस्ट एरिया तो गाना बनाना है। तो मैं गाने बना सकता हूँ। फिर मुझे लगा स्टूडियो तो बंद है, घर से निकला नहीं जाएगा, तो घर में रहते हुए जो पॉसिबल था, हमने उस पर एक गाना बनाया और उस गाना बनाने में जो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, उनके साथ हमने पहले बहुत गाने किए हमारे अपने प्रोडक्शन के, विकास जोशी। मैंने विकास भाई को कहा कि विकास जी, मैं गाना बनाना चाहता हूँ, सोशल कॉज़ में बनाना चाहता हूँ, बगैर घर से निकले जो हो सकता है क्योंकि विकास गाते भी बहुत अच्छा है। तो विकास आप इसका म्यूज़िक भी कर दें और आप इसको गा भी दें और मुझे ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जिसके घर पर सेटअप हो। देखिए जब गाने रिकॉर्ड होते हैं तो वो सिर्फ़ मोबाइल पर नहीं होते, बाकायदा स्टूडियो में होते हैं। तो जी, जिसके घर पर स्टूडियो हो, जो म्यूज़िक कर सके और जो उसको गा भी सके। तो विकास जी ने उसका म्यूज़िक किया, फिर मैंने उसको एडिट कराया, मेरे एक मित्र हैं उनका स्टूडियो और घर एक ही है। तो उनको मैंने कहा वो मेरी एड्स करते हैं बाकायदा, मतलब मेरी क्योंकि टीम पूरी एड वाली है, मैं एड बनाता हूँ। तो इस तरीके से हमने वो गाना रेडी किया कि जंग है, जंग है, जंग है, कोरोना से जंग है। संग है, संग है, संग है, भारत सारा संग है। मत घबराओ, याद रखो बस बात हमारी इतनी सी, सुबह यकीनन आती है, रात हो काली जितनी भी, जंग है, जंग है। इस तरीके का वो एक गाना है और फिर हमने उसमें ये कोशिश की है बताने की देखिए, जब इस तरह की चीज़ें की जाती है ना, ऐसा कोई ज्ञान उसमें मैंने नहीं दिया है जो लोगों को ना मालूम। लेकिन होता क्या है कि बहुत सा अगर यही सोच के सब ना करें, तो फिर तो कुछ नहीं होगा। हो जी, सकता है मेरा वो गाना 50 ऐसे लोगों तक पहुँच जाए, जिनमें से कोई एक नॉलेज किसी को ना हो और वो गाना उसका ज़रिया बन जाए, पहली बात। दूसरी बात जो डॉक्टर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, जो प्रेस वाले हैं या जो वो अधिकारी वर्ग है जो रोज़ अपने घरों से निकल रहा है हमको बचाने के लिए, उसके लास्ट में मैंने उन लोगों का अभिनंदन किया है कि अभिनंदन उन वीरों को जो जान बचाने निकले हैं, अपनी जान का जोखिम लेकर हिंदुस्तान बचाने निकले। सर इसकी तो पूरी मेरा लाइनें जो इसकी पूरी लाइनें सर सुनना चाहेंगे सर, पूरी एक क्रमबद्ध हाँ, तरीके बस से। वही है, मैंने पहला वो किया हाँ, मैंने पहला वो था और ये लास्ट में मैंने ये किया है। तो इस जी, तरीके से मैंने उनको कहीं न कहीं एक अभिनंदन मेरी तरफ से और मेरे जैसे वो करोड़ों लोग, जो ऐसा नहीं कि रवि यादव ने अगर गाना बना दिया तो वो कुछ ज़्यादा अभिनंदन कर रहा है। जो गाना नहीं बना पाए, उनकी भावनाएँ भी वही हैं। तो वो एक आम भारतवासी की तरफ से उन लोगों के लिए सच में नमन है, जो लोग इस लड़ाई को सड़कों पर उतर कर लड़ रहे हैं। जी।
सर इसके अलावा सर आपने जैसे कि अभी कोरोना पे काम किया, अभी हाल में आपने मुझे पता चला कि आप एक जो लेटेस्ट बुक जो है आपकी बची हुई है निकलने के हाँ, लिए, हाँ, लॉकडाउन के बाद निकल हाँ, हाँ। जाएगी। उसमें आपने जी, स जी। करीब जो पुलिस लोग हैं, उनकी जो कविताएँ आपने उसको संकलित करना कोशिश किया। तो ये हाँ, विचार कहाँ जी, से आया जी। कि आपने सारी इनकी कविताएँ कैसे संकलित कर रहे हैं आप? जी। दरअसल पुलिस वालों पर गाना तो हमने बाद में किया, मतलब गाना तो हमने अभी इसी जनवरी में किया। पिछली जनवरी में मैंने वो किताब शुरू की थी और क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ी किताब है। पूरे जी। देश से जो पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं और उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अधिकारियों की कविताएँ रखें। हमने लेकर जवान से और डीजीपी लेवल तक के लोगों की कविताएँ उसमें रखी हैं और उसमें राज्य पुलिस, बीएसएफ, पीएसी और सीआरपीएफ इन 4 जो हमारे अर्धसैनिक जो बल हैं, उनकी कविताएँ हैं। तो मैं उसमें से अभी तक मेरे पास 45 कवि हो गए हैं, जिनकी कविताएँ मैंने इकट्ठा की हैं। एक कवि की 5 कविताएँ हैं उसमें और मैं उसका संकलन निकाल रहा हूँ, चट्टानों के बीच तरल। जो चट्टानों की तरह मजबूत हैं, आप देखिए उनकी कविताएँ हेमंत जी मैं भेजूँगा आपको जब वो किताब पब्लिश हो जाएगी। इतनी खूबसूरत कविताएँ आई हैं और मैं उनको इसलिए ज़्यादा प्रणाम करता हूँ कि हमारे आपके जैसे लोग, जिनका काम ही है पढ़ना-लिखना, एसी कमरों में बैठेंगे और पढ़ेंगे। वहाँ कविताओं का जन्म होना और एक ऐसे व्यक्ति जिसका काम जिसका 24 घंटे जो वास्ता पड़ता है ना, वो गुंडों से, मवाली से, चोर, मर्डर इनसे पड़ता है। उन चीज़ों से उनकी मानसिकता पे फ़र्क पड़ता है। उसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पर इतनी खूबसूरत कविताएँ मेरे एक मित्र हैं, डीएसपी हैं वो, इसी दौरान बने। वो कई बार मैं देखता हूँ कि उनकी बड़ी खूबसूरत कविता आती है, फिर थोड़ी देर बाद उनका कोई आ जाता है, उनका आर्टिकल छपा हुआ जहाँ उन्होंने कोई एनकाउंटर किया हो या कुछ इस तरीके का। तो हुँ। उनकी ज़्यादा मेहनत है। इस मैं जो कविताएँ लिखता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मुझसे ज़्यादा वो उस मामले में महान लगते हैं। मुझे लगता है कि उनकी मेहनत मुझसे कई गुना ज़्यादा है। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि अपनी कविताएँ तो सभी छापते हैं, मैं भी अपनी किताबें छापता ही हूँ। लेकिन उनके लिए भी एक वो कहीं न कहीं पुलिस डिपार्टमेंट को हमारी तरफ से एक नमन। जी। सर रही बात कि आपने आपकी उपलब्धि बहुत सारी है, ठीक है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा जो जो युवा स्ट्रगल कर रहा है इस समय, ठीक है? हाँ, जी। और अभी कोरोना की वजह से हो सकता है उनके ऊपर मानसिक दबाव भी बहुत सारा हो, ठीक है? तो जी। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कैसे वो अपने एम और ऑब्जेक्टिव को कैसे संयोज इकट्ठा करके एक जगह लगा के वो आगे बढ़े? उसके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, इस समय तो हेमंत जी मैं आपके इस चैनल के ज़रिए भी एक बात कहना चाहूँगा कि बात सिर्फ युवाओं की नहीं, कोई भी व्यक्ति देखिए 3 चीज़ें हैं तन, मन और धन। हमेशा हम कहते हैं तन, मन, धन है सारा, जो जी, खेल है इसी का है। इस समय हम धन के लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग अभी कमाने बाहर नहीं जा सकते। हम लोग अभी नौकरी पे नहीं जा सकते, अपना काम नहीं कर सकते, शूटिंग्स नहीं कर जिसका जो भी काम है। लेकिन मैं सबसे ये बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अपना तन और अपना मन, इसको मजबूत बनाए रखें। बुजुर्गों का कहना है कि जब मुसीबत आती हो, उस वक़्त आपको और ज़्यादा मजबूत हो जाना चाहिए, है ना? तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम सब मुसीबत के दौर में हैं, पूरी मानव जाति मुसीबत के दौर में है। अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छे लोगों से बात कीजिए, मानसिक तनाव को बिल्कुल भी मत आने दीजिए क्योंकि आपको कोरोना नहीं मारेगा, आपको अगर मारेगा तो मानसिक तनाव मारेगा। कल की चिंता हम सबको है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि कल जो होगा वो सबका होगा। अगर ईश्वर ने जो भी वो शक्ति हम उसको कहते हैं, अगर उसने ये परेशानी हमको दी है, तो इसका कोई तोड़ भी उसने रखा होगा। और सबसे बड़ी बात जो होना है सो होना है। तो मेरा ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पर रहकर सिर्फ खाएँ और सोएँ नहीं, एक्सरसाइज़ करें, अच्छा पढ़ें, अच्छे लोगों से मिलें, ऐसे लोगों से मिलें आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जिनको आप फ़ोन करें बोले, "अरे! कुछ नहीं अब तो सब खत्म हो गया यार, अब तो ज़िंदगी तबाह हो गई।" मत मत कीजिए उन लोगों से बात या उनको भी बूस्ट कीजिए अगर कहीं आपको लगता है। खुश रहिए, जो होगा वो देखा जाएगा। कई बार आपको हौसले जिताते हैं, कई बार नहीं, अक्सर आपको हौसले ही जिताते हैं। अपना हौसला बनाए रखिए, अपने शरीर को अच्छा रखिए। जी। धन्यवाद सर जैसे आप जी, मैं आपकी बात रोक रहा हूँ हेमंत जी, जैसे इस समय आप कर रहे हैं, आपका जो ये मकसद है, मैं इस बात को मैंने शुरू में भी इसलिए साधुवाद दिया कि आपको लगता है कि इस समय मैं लोगों को कनेक्ट करूँ, मैं लोगों को जोड़ूँ, ताकि लोग जब एक-दूसरे से आपको तन्हाई मार लेती है, अब हमने इतनी देर बात की, फिर आप इसको कहीं अपलोड करेंगे, फिर वो लोग देखेंगे। वो ज़िंदापन का जो एहसास है
वो हम खुद अपने अंदर जगाएँ सबसे पहले, और अपने साथ-साथ बाकी मैं तो दिन में कम से कम और भी कुछ नहीं तो मैं 10 लोगों को ज़रूर फ़ोन करता हूँ, ऐसे लोगों को, जो मुझे लगता है कि मैं क्योंकि मुंबई में हूँ तो बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो अकेले भी हैं, जी, रूम में अकेले हैं, और सोचिए एक छोटे से कमरे में अगर कोई आदमी अकेला है और वो 2 महीने बंद, तो वो क्या करे? जी, तो कहीं वो टूट ना जाए, ये आपकी सामाजिक ज़िम्मेदारी बनती है, हम इतने करोड़ लोग हैं, अगर हम अपने आजू-बाजू 1-1, 2-2 आदमी को भी सँभाल लें, मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, धन के तौर पर, जितनी हमारी हैसियत है, तो सोचिए मुश्किल कितनी कम, ये जो मुश्किल आई हुई है, ये कितनी कमज़ोर पड़ जाएगी, कितनी जल्दी चली जाएगी। जी। सर, इस पे एक मैं जी। अपनी अपनी एक व्यक्तिगत बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार ऐसे कुछ घटना तो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुछ ऐसा कुछ हुआ कि मुझे लगा कि मुझे अब जीना नहीं चाहिए, ठीक है? लेकिन अच्छा, हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब जीना नहीं चाहिए, मेरा जन्म जो है पूरा हो चुका है। हाँ, तो लेकिन मेरी एक ख़ासियत थी कि जो भी विचार मेरे अंदर पनपते थे, मैं अपने जो सीनियर लोग थे, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे टीचर लोग हों, उनसे शेयर करता था मैं। तो हुँ, एक पत्रकार थे दैनिक जागरण के, मैं उनसे शेयर किया कि भैया आप कुछ मत लिखिएगा, मेरा मेरा जो जन्म है उसका उद्देश्य जो है पूरा हो चुका है, ठीक है? जब मैंने उनसे अच्छा, उनसे ये बात जब मैंने उनसे शेयर की तो इस पे उन्होंने इतनी डाँट लगाई मुझे, इतनी डाँट लगाई, हुँ, ठीक है? जो जो हुँ, मेरा जो थिंकिंग था वो पूरी तरह से पलट गया। हाँ, तो मैं कहना हुँ, इसलिए चाहता हूँ कि जैसे कि जो अभी दौर है, जो जैसा कि आपने बताया कि हम उनसे बात ना करें, जो हमें फ्रस्ट्रेट करे, हमारा हमारा मोरल डाउन करे। हमें ऐसे लोगों से बिल्कुल। मिलना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों से बात करना पड़ेगा, जो हमारे अंदर के उत्साह को जाने, हमारे हमारी वेदना को जाने और उस वेदना को दूर करने का प्रयास करें। जी, प्रयास। बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, आप जैसा आपने कहा कि मैं इसका एक ये आप क्योंकि बहुत लोग देखते हैं आपको, मैं इसलिए ये बात रख रहा हूँ यहाँ पर। जी, जिस वक़्त कोई आदमी ये सोचता है कि अब मुझे सुसाइड करना है और जिस वक़्त वो छलांग लगाता है, जी, उस वक़्त भी उसके पास कितनी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके भरोसे एक के भरोसे पूरी ज़िंदगी जी जा सकती है। जी, और जिस वक़्त कोई आदमी घोषणा करता है कि वो बहुत खुश है, उसके पास आस-पास सारी खुशियाँ हैं, जी, तब भी उसके पास बहुत सारे ऐसे दुःख होते हैं जो आपको निराश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़िल्म लाइन की भाषा में बात करें, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ज़ूम इन करना होता है, कैमरा जो होता है कि मान लीजिए ये पूरा, अब जैसे मैंने अपने चेहरे पर इसको ज़ूम इन किया हुआ है। जी, ये यहाँ मैं भी हूँ, ये सोफ़ा भी है और भी पूरा घर होगा, लेकिन ज़ूम इन हमने कहाँ किया हुआ है? मेरे चेहरे पर, तो आपको मेरा चेहरा दिख रहा है। ज़िंदगी में आपकी जो सोच है ना, वो आपका कैमरे का ज़ूम इन है। जी, आप उसको जिस पर ज़ूम इन करेंगे, क्यों बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अच्छा सोचो, पॉज़िटिव सोचो, भगवान जिसको हम जिस भी रूप में मानते हैं, क्या है? वो एक एहसास है। हमने ज़ूम इन किया है किसी एक शक्ति पर कि ये हमको सपोर्ट करेगी। आप देखिए पूरे दिन हमको फ़ील होता है कि मेरे साथ कोई है, मुझे सँभाल लेगा। तो आप ज़ूम इन अच्छी चीज़ों पर करें। मेरी एक मित्र ने एक बार मुझसे कहा, वो बहुत परेशान रहती थी कि उनको भी लगता था उनको सुसाइड कर लेना चाहिए। तो जी, मैंने कहा कि भई कर लो, बड़ी अच्छी बात है, कर लेना चाहिए तो, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ, आधे पौने घंटे चाय पी लेते हैं, फिर तुम चले जाना मरने जहाँ तुम्हें जाना हो। जी, मैंने उसको पूछा क्यों मरना चाहते हो? तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तुम लिस्ट पेन पेपर लो, मैं तुमको अभी कम से कम ऐसी 20 चीज़ें गिनवाता हूँ, जो तुम्हारे पास कमाल हैं। जी, और आप यकीन माने हेमंत जी, और ये बात सब पे लागू होती है जब आप टूटने लगें। जैसे मैं इस समय ये मान सकता हूँ मेरे पास 2 रास्ते हैं कि हाय! दुनिया खत्म हो सकती है, हाय! मैं घर में बैठ गया, हाय! अब क्या होगा? हम और आप इस वक़्त 2 लोग बात कर रहे हैं। हम जब बोलते हैं, तो हमारी ज़बान लड़खड़ाती नहीं। जी, ये जो सुख है, हम इसको नहीं महसूसते। हमारा कोई भाई-बंध जो मान लीजिए जिसकी ज़बान लड़खड़ाती हो, जी, हकलाता हो या बोल ना पाता हो, उसके नज़रिए से हम कितने सुखी हैं। हमारा कोई ऐसा भाई-बंध जिसका एक पैर ना हो, उसके नज़रिए से हम कितने सुखी हैं। ऊपर वाले ने आपको एक भरा-पूरा अगर शरीर दे दिया है, आप अच्छे से बोल पाते हैं, आप देख पाते हैं, आपको दिमाग दिया है सोचने के लिए, तो बाकी तो अरेंज हो जाएगा सब कुछ। जी। तो इतने पर मिनिमम अगर आप रुक जाएँ, तो आपको लगेगा कि फिर आप कभी निराश नहीं सर, कुछ हुँ। अगर अगर आपकी आवाज़ में कुछ ऐसी रचनाएँ हों, जो युवाओं को प्रेरणा दें, तो अच्छा होगा, हम सुनना चाहेंगे उसको। ठीक है, मैं अपना जो एक जीवन दर्शन है, मैं उस तरीके से रखता हूँ जी, कि आप देखिए मेरी एक रचना है कि जी, ऐसी अदा से गुज़रे अपना ज़िंदगी का ये सफ़र,
ऐसी अदा से गुजरे अपना जिंदगी का ये सफर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमी पर रहे मगर, दौलत शोहरत दे ना दे, ये तू जाने ये तेरी रजा, दौलत शोहरत दे ना दे, ये तू जाने ये तेरी रजा, छाँव हमेशा पाए लेकिन, छाँव हमेशा पाए लेकिन, आशीषों की मेरा सर, नजर रहे अंबर पर मेरी, पाँव जमीन पर रहे मगर। क्या बात मैं है! हमेशा अपने बारे में ऐसा सोचता हूँ, जी, ईश्वर जितनी भी ऊंचाइयां दे, जी। लेकिन पाँव जो है वो जमीन पर होने चाहिए। सर एक एक महत्वपूर्ण जी, बात, बहुत महत्वपूर्ण बात और शायद कुछ दर्शक अगर उनकी मानसिकता अगर कुछ ऐसी होगी तो उसको अन्यथा ले सकते हैं। आप यादव जी, कम्युनिटी से आते हैं, ठीक है? मैं जी, भी जी, यादव कम्युनिटी का हूँ और जी, बात की जाए यादवों का इतिहास काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ तक कि जब जी। भारत सोने की चिड़िया थी, तो उस समय भी हुँ, हुँ। यादवों का ही राज रहा है। तो जी, अभी आप आपकी एक जो मशहूर कविता जो अहिर-बीर पे जो आपने लिखी है, जो 1962 का जो चाइना रेज़ान। वॉर हुआ था। जी, तो सर जी, उसपे जी, रेज़ान। हम चाहते हैं कि जो गाथा है, उसके बारे में आप ज़रा हुँ। बताएँ क्योंकि वो एक्चुअली एक कम्युनिटी के आपने एक समुदाय के लिए तो लिखा है, लेकिन वो कहीं न कहीं वो पूरे भारत के जो आम नागरिक हैं, जो दूसरे समुदाय के, सबको प्रेरणा देती है। जी, तो सर उसके बारे में हेमंत जी, थोड़ा-सा जी, हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल वो मेरा मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैंने रेज़ांगला पे काम किया। जी, मुझे हालाँकि मैंने जितने भी काम किए किसी भी कलाकार को लेकिन रेज़ांगला पे काम करना मेरे लिए बहुत गर्वपूर्ण एक एहसास है। जी, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैंने वो यादव समाज के लिए किया। ये इत्तेफ़ाक है कि मेरा सरनेम भी यादव है और उसमें लड़ने वाले जो 120 वीर थे, वो यादव थे, जी, ठीक है? लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं और वो हिंदुस्तान की गाथा है जी, और मैं जब उस पर काम कर रहा था, देखिए एक बहुत कमाल की बात है, हम ना बड़े डिप्लोमैटिक बात करते हैं जब हम लोग ना कहीं टीवी पर होते हैं या बाहर समाज में होते हैं, हम बहुत दिल की बात सीधे-सीधे भी कर सकते हैं। हर व्यक्ति को, ये सच्चाई है, हर व्यक्ति को अपने देश, धर्म, जाति, प्रदेश इसका गर्व होता है। इसको जो ना मानता हूँ, मैं उससे बहस करने के लिए तैयार हूँ। आप देखिए, आप मोहल्ले का भी होता है, इस मोहल्ले की टीम उस मोहल्ले की टीम पर भारी पड़ी, एक ही शहर में, ठीक है? जी, जी, और ये बड़ी पॉजिटिव बात है, ये अच्छी बात है। मुझे मेरे देश पर अगर गर्व है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे देश का बुरा चाहता हूँ। जी, मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ हूँ, अगर मैं उसके प्रति ईमानदार नहीं हूँ, मुझे अगर उसका प्राउड नहीं है, तो फिर मैं किसी का भी नहीं होऊँगा। अगर मैं उसका नहीं हुआ जहाँ मैं पैदा हुआ, तो फिर मैं किसी का भी नहीं होऊँगा। उसके होने का मतलब क्या है? क्या उसके होने का मतलब ये है कि अगर मैं यादव हूँ, तो मैं किसी दूसरे अपने भाई को जो किसी दूसरी जाति से आया है, जातियाँ हमको मिली, हमारे बुजुर्गों ने जो भी सोच के बनाया वो मिली, क्या मैं उसका असम्मान करूँ? क्या मैं उसको नीचा दिखाऊँ? नहीं। अगर मैं ये करता हूँ तो एक्चुअली मैं मेरी जाति को नीचा करता हूँ। हम जो भी कर्म बाहर करते हैं, उससे हमारी पूरी जाति, हमारा पूरा धर्म और पूरे देश का नाम या बदनामी होती है। भाई विराट कोहली जो जीत के आते हैं, उसमें रवि यादव का कोई योगदान नहीं होता ना, लेकिन हम कहते हैं हमारा विराट कोहली देखो ये जीत कर आया है क्योंकि वो हमारे देश का है। तो उसी तरीके से अगर मैं आपका असम्मान करूँ इसलिए क्योंकि आप किसी दूसरी जाति के हैं, तो फिर मैं मेरी कम्युनिटी को बदनाम कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं मेरी कम्युनिटी का दाग हूँ। लेकिन अगर मैं रेज़ांगला पर काम करता हूँ और उस रेज़ांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी, जिनको परमवीर चक्र मिला, जो मेजर थे, उनको हेड कर रहे थे, तो मैं उनको भी पूरी इज़्ज़त और सम्मान के साथ रखता हूँ और उनके पुत्र से मेरी बात होती है और वो मुझे बहुत सारी दुआएँ देते हैं उधर से। ये है असली हिंदुस्तान, कि रेज़ांगला जो युद्ध है, वो हेमंत जी 1962 में जो हमारा चीन से युद्ध हुआ था, उसमें एक चौकी का नाम था रेज़ांगला। उस पर अलग-अलग चौकियों पर अलग-अलग लोग इकट्ठा होते हैं,
सब जानते हैं कि सेना में रेजिमेंट का सिस्टम है, रेजिमेंट के बाद टुकड़ियों का सिस्टम है। कुछ रेजिमेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर जाति के नाम पर होती हैं, कुछ टुकड़ियाँ पर्टिकुलर जाति के नाम पर होती हैं। तो ये जो कुमाऊँ रेजिमेंट की चार्ली कंपनी थी, इसमें सारे अहीर ही रखे जाते थे, यादव कम्युनिटी के लोग ही होते थे और उसके बाद उनके जो कमांडर होते थे, वो कोई भी हो सकते थे, ये सेना का नियम। और ये लोग जब रात में वहाँ डटे हुए थे, तो इनको ये जैसा इनका ये मानना है कि क्योंकि हम चाइना से लगातार हार रहे थे, तो इनको ये आदेश था कि आप पीछे हटते चले जाएँ, अपनी चौकी छोड़ दें। और जो लोग इंटरव्यू देख रहे हैं, बाद में कभी जाके रेज़ांगला को सर्च करें आप यूट्यूब पर और गूगल पर। रेज़ांगला एक ऐसी चौकी थी कि अगर वो चाइना के हाथ में होती, तो आधा लेह लद्दाख हमारे हाथ से चला जाता। वो इतनी टॉप पर थी, 18,000 फीट की ऊँचाई पर है वो चौकी। तो इन सारों ने ये तय किया कि हम हटेंगे नहीं। मैं उन लोगों से मिला जो उसमें लोग लड़े थे, उसमें से 2 लोग अभी जीवित हैं, हरियाणा में हैं वो, मैं उनको मिल के आया था। उन्होंने तय किया हम हटेंगे नहीं, वो ये जानते थे कि हम मारे भी जा सकते हैं। उसी रात को ये 18 नवंबर की बात है, 18 नवंबर को हमला हुआ इन पर और चीन के करीब-करीब 3,000 लोगों ने एक साथ हमला किया। हमारे जो ये भारतीय जवान थे, इनके पास हथियार भी बहुत कम थे, गोला-बारूद भी कम था और इनकी हिम्मत देखिए आप हेमंत जी, इसलिए हिंदुस्तान का जो वीर है वो हिंदुस्तान का कहलाता है। जाति छोड़ दीजिए, जो भी हो, सब हर जाति के पास अपना एक गर्व है। हर जाति ने, हर समाज ने, हर धर्म ने मिलकर इस देश को बनाया है। ठीक है? तो 1400 चाइनीज़ को मारा, उन 114 लोगों ने शहीद होकर। हमारे सिर्फ 114 लोग शहीद हुए थे और 1400 चाइना के मारे गए थे और जी, चाइना को युद्ध विराम करना पड़ा था और मैं आपको बता दूं आज भी ये चौकी चाइना के कब्जे में नहीं है। तो ये जो गाथा थी जब मुझे मालूम हुई और दुनिया की जो 10 बड़ी गौरव गाथाएं हैं उनमें से ये एक है। आज तक किसी भी एक टुकड़ी को इतने सैन्य सम्मान नहीं मिले हैं एक युद्ध के लिए जितने इनको मिले। तो इस वीर गाथा पे काम करना मेरे लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना उन दिनों डोकलाम पे काफ़ी उभर-उभर कर बातें कर रहा था। एक बार उसने कह भी दिया था कि 62 को याद कर ले हिंदुस्तान। तो मैं चाहता था चाइना को ये भी मैं चाहता था, मैं बहुत छोटा-सा हिस्सा हूँ इस हिंदुस्तान का, बस वो जो हिंदुस्तान के छोटे से छोटा हिस्सा होने के नाते मैं चाइना को बताना चाहता था कि वो रेज़ांगला को भी याद कर ले, जहाँ पर 1400 मारे गए थे, उसको लाशें उठाने का समय नहीं मिला था चाइना को। इसलिए मैंने उस पर काम किया। मेरी ईमानदारी बतौर साहित्यकार, बतौर फ़िल्म मेकर ये थी कि उसमें जो-जो लोग लड़े, जितना मेरा रिसर्च है, जो अभी तक तो 2.5 साल में किसी ने चैलेंज किया नहीं, 2.5 साल पहले मैंने बनाया था। मैंने उस व्यक्ति को उसके नाम और सरनेम के साथ रखा। मैंने उसमें लिखा है शूरवीरों में अति शूरवीर वीर अहीर, क्योंकि सरकार ने उनके नाम पर ये लिखा हुआ है। ठीक है? उसमें धर्मपाल दहिया जी भी लड़े थे, नर्सिंग असिस्टेंट थे वो, जिनको बाद में महावीर चक्र मिला। तो मैंने उनको भी धर्मवीर दहिया कह के ही लिखा, धर्मवीर सिंह नहीं लिखा। मेजर शैतान सिंह भाटी अपने जोधपुर राजस्थान के थे। मैंने उनको भी उनके नाम के साथ लिखा। मैंने एक्चुअली एक वीर गाथा पर काम किया और जो जहाँ पर जिस नाम से था, मैंने उसको वैसे रखा। अब उसमें लड़ने वाले 120 यादव थे, तो उनके साथ भी मैंने बेईमानी नहीं की और उनका भी मैंने नाम उनके सरनेम के साथ रखा। ये इस तरीके की घटना है। सर आपने जी। काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई और मैं तो कहूँ कि किसी एक ये पार्टिकुलर विषय पे चर्चा ना हो के ये बहुत सारे आयामों को अपने अंदर सिमटा है यहाँ पे। देशभक्ति भी है, कोरोना अवेयरनेस भी है, ठीक है? कुछ हुँ, बॉलीवुड की भी बातें हुई और इसके लिए आपको जी। बहुत-बहुत धन्यवाद और जो भी जो साथी इस वीडियो को जो देख रहे हैं, अगर अगर उनको कुछ आपसे जानने की अगर अपेक्षा हो, तो अपना ईमेल आईडी सर बोल दें, लोग उस पे आपको मेल कर देंगे। जी। हाँ, देखिए जो भी लोग अगर मान लीजिए मुझसे कोई संपर्क करना चाहते हैं, तो एक तो रवि यादव के नाम से मेरा अपना चैनल भी है यूट्यूब पर, उस पे आपको बहुत सारे मेरे वीडियोज़ मिल जाएँगे जो मैंने बनाए हैं। और उसके अलावा राइटर डॉट रवि 24 WRITER राइटर डॉट रवि RAVI रवि 24 यानी 24 @gmail.com ये मेरी जीमेल आईडी है। तो अगर मुझसे कोई संपर्क करना चाहें, करें। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितने मुझे मैसेजेस या कॉल आएँ, मैं रिप्लाई कर सकूँ। अगर किसी का नहीं कर पाता हूँ, तो वो मुझे इस बात के लिए क्षमा करें। इसका मतलब कहीं से भी इग्नोरेंस नहीं है। ज़िंदगी की अपनी ज़रूरियात हैं, उनको भी पूरा करना होता है, परिवार भी है, लिखना भी होता है। लेकिन हाँ, मुझे खुशी होती है लोगों से जुड़ धन्यवाद रवि यादव जी
आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, हमारे युवाओं के लिए दिया, हमारे देश के लिए दिया, हमारे समाज के लिए दिया। इसके लिए हम आपका कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि अगली बार फिर हमारी मुलाकात होगी एक खास मुद्दे पे, खास समय पे। थैंक यू सर।